बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है अजीम राना। और हम हमेशा की तरह ये उम्मीद करते हैं, ये तवक्को करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें और अपनी सुबह का आगाज़ हमेशा एक मुस्बत सोच के साथ करें। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी और मुस्बत बात से करते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इशफाक अहमद की इस खूबसूरत बात से करते हैं कि जाहिल वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, बल्कि जाहिल वो होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ में वुसअत, लहजे में नरमी और तबीयत में इनकसारी पैदा ना कर पाए। तो बहुत खूबसूरत बात है अजीम। हम अक्सर जो है ना लोगों को देखते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं कि जी वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है लेकिन फिर उसने ऐसे कैसे कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने डिग्रियां हासिल कर रखी और आपने डिग्रियों के ढेर लगा रखी और आप में ये सारी चीज़ें भी हों। एक अच्छा सही, मैं कहती हूँ मीनिंग्स में, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उसमें हम्बलनेस भी होगी, उसके लहजे में नरमी भी होगी। कहते हैं कि आप कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे अगले बंदे की दिल आज़ारी। और फिर इशफाक अहमद साहब एक और बात भी कहते हैं, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि आपके लहजे में नरमी हो, आप में इनकसारी हो, आपकी तबीयत में नरमी हो, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर जाएं। मतलब अच्छे ज़रूर बने, ठीक है, लेकिन बैलेंस अगेन जब हम बात करते हैं ना, एट टाइम्स हमने लोगों को देखे बहुत स्वीट हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो आप उतने स्वीट बने, मेरे ख्याल से जो दूसरी वाली बात आपने की है ना कि इतने ज़्यादा अच्छे मत बनो कि लोग आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर जाएं, वहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है और जो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ आती वो है ना करना। कि हम लोगों को ज़्यादातर जो है सही मौके पर ना करनी नहीं आती कि किस बात को हमने ना कहना है। ना कहना जो शख्स सीख जाता है वो भी एक आर्ट है कि आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं, लेकिन हम लोग आजिज़ी में, इनकिसारी में कई बार इतना आगे चले जाते हैं कि हर चीज़ को जी हाँ करते चले जाते हैं और फिर इवेंचुअली अपना नुकसान कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात भी मेंशन करना चाहूँगी। बीइंग अ प्रोफेशनल मैं ये बात नोटिस करती हूँ कि अक्सर आप प्रोफेशनल कर्टसी में भी किसी को बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाते। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ये ना कर दूंगी या मैं इस चीज़ से इनकार कर दूंगी तो शायद बुरा इंप्रेशन जाएगा, शायद मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा या शायद मेरे प्रोफेशनलिज्म को क्वेश्चन किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर आप एक ना कर देते हैं और एक बार आप ब्लंटली ना कर देते हैं, एक ऐसी चीज़ से इनकार कर देते हैं जो आप नहीं करना चाहते या आपको समझ नहीं आई, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और आपको करना चाहिए ये। हम बात ये कर रहे थे कि जो तालीम है जो है वो ये बात तय नहीं करती कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। इवेंचुअली आपका बिहेवियर, आपकी तरबियत कैसी हुई हुई है और फिर आपने जो डिग्रियां हासिल की, जो इल्म आपने हासिल किया, वो ग्रास्प आपने कितना किया, उससे आपने सीखा क्या, ये चीज़ मानी रखती है। तो अशफाक अहमद साहब की हमने ये बात आप तक पहुँचाई है। अशफाक अहमद साहब की थोड़ी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं कि 19वीं बरसी है उनकी आज और वो ज़िंदगी की तमाम तर तवानाइयों से भरपूर एक जिंदा दिल, खूबसूरत और सेहतमंद सोच रखने वाले अदीब थे। वो एक हमाजहत शख्सियत थे। उन्होंने जब अफसाना लिखना शुरू किया तो एक से बढ़कर एक अफसाना लिखा। जब टीवी के लिए ड्रामा लिखना शुरू किया तो ये ड्रामों की एक नई जहत थी जो पहली दफ़ा सामने आई। उन्होंने अफसानों और ड्रामों के अलावा तज़फ़्फ़ुफ़ में भी बहुत ज़्यादा काम किया। जी, इशफाक अहमद साहब की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग, सिंसेयर, और अगर हम बात करें कि उन्होंने जब अपने करियर का आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम तलकीन शाह से, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मकबूलियत हासिल की और हर मजमून पर बात कर लेते थे। उनको इस चीज़ में अबूर हासिल था। उन्होंने रिलीजन पर भी बात की, ह्यूमर पर भी उन्होंने बात की। तो ये बहुत कम लोगों में फ़न होता है। आप किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इतने सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा होना, बेहतरीन लिखारी होना, और ये मुझे लगता है हर किसी के बस की बात है। तो आज हमारी एक काविश थी कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्की सियासत में क्या पेशरफ्त है। और अगर हम कमर तोड़ महंगाई की बात करें तो उसमें अवाम किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, और अगर माशी हालात की बात करें तो वो क्या बता रहे हैं। फिर अगर खेल के मैदान की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। स्पेसिफिकली अगर हम एशिया कप, हमारी ओवरऑल अच्छी खबरें है ना, हमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। विमेंस क्रिकेट टीम की बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। एशिया कप में भी जी कल जीत का सेहरा जो है वो पाकिस्तान के नाम चला गया और बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। तो भैया आई एम श्योर आप सबको भी हुई होगी। और इसके अलावा दुनिया में ये जो बदलता सियासी मंजराना है ये क्या रुख इख्तियार कर रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं।
मईशत बचाओ मिशन के लिए इनकलाबी इकदामात, डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज्जम माफियाज के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। ओपन मार्केट में डॉलर 2 दिन में 17 रुपए गिर गया। बिजली रिलीफ से पहले चोरों की शामत, बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज, अलहदा फोर्स और अदालतें बनाने का ऐलान। हुकूमत का चोरी खत्म होने तक सस्ती बिजली से साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। साबिक वजीर आजम के वकील की जेल में सहूलियात ना मिलने की शिकायत। तोशा खाना केस में बुशरा बीबी भी आज नैब तलब। G20 समिट भारतीय राजधानी दिल्ली हिफाजती किले में तब्दील, रास्ते बंद, कमांडोज तैनात। 8 से 10 सितंबर तक नकलो हरकत पर पाबंदी। कई आलमी रहनुमाओं का समिट में शिरकत से इनकार। नॉर्वे का बड़ा इकदाम, ऑस्लो और बर्जन के शहरियों को मुफ्त बिजली देने का फैसला। आबी ज़खायर में इजाफा होने पर दीगर शहरों में भी बिजली मजीद सस्ती करने का ऐलान। एशिया कप का सुपर 4 मरहला शुरू। पहले मैच में शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। 9 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश कोलंबो में टकराएंगे। तो ये है जी आज की टॉप स्टोरीज। बड़ी खबर के जाने बढ़ते हैं तो बिगड़ी मौसमी सूरत हाल को संभालने के लिए बड़े फैसले किए जा रहे हैं और आर्मी चीफ अब खुद मैदान में है। और हाल ही दिनों में हमने देखा है कि आर्मी चीफ की जो बड़े सरमायाकार हैं, जो बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के अब मस्बत असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं। हमने देखा है कि डॉलर को सबसे पहले जो बड़ी खुशखबरी ये है कि रिवर्स गेयर लगा है और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 17 रुपए, उसकी वैल्यू जो है वो कम हुई है और रुपया मुस्तहकम हुआ है। इसके अलावा मुल्क में जो ज़खीरा अंदोज़ी का एक बाज़ार गर्म है चीनी आटे को लेकर, और इसके अलावा जो तेल और बिजली की जो चोरी, जो स्मगलिंग का सारा मामला है, इस पर भी जो है अब एक प्रॉपर जो है वो क्रैकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है इस पर बात करते हैं। हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आर्मी चीफ और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान होने वाली ये जो मुलाकातों के बाद हम देख रहे हैं कि माशी सरगर्मियों में भी बेहतरी आना शुरू हो गई है, आप किस तरह से देखते हैं कि आर्मी चीफ का खुद मैदान में आना कितना खुशाइंद है? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो हाई लेवल फ्रीक्वेंसी है डेटे की, उसी की हाई लेवल कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद द मार्केट्स, with the domestic and with the international investor. So I think एक confidence building measure है क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो जिसे आप कहेंगे डिसरप्शन थी मार्केट्स में। डिसरप्शन से मेरा मतलब है कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को देखें तो आई डोंट थिंक इट वाज अ वेल फंक्शनिंग मार्केट्स, ओपन मार्केट भी और इवन इंटरबैंक भी, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा इससे मेरा क्या मतलब है। सो उन्होंने एक तकवीयत देने की कोशिश की है। आई थिंक दिस कुड हैव कम ईदर फ्रॉम द केयरटेकर सेटअप एज वेल और फ्रॉम द अथॉरिटीज, फ्रॉम द सिविल ब्यूरोक्रेसी। अब वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आया क्योंकि उनकी कुछ एंगेजमेंट्स आई थिंक चल रही हैं आउट ऑफ पाकिस्तान विद सऊदी अरेबिया, स्पेशली यूएई, कतर के कुछ फंड्स जो हैं वहां से अरेंज किए जाएं। तो उन्होंने एक जिसे कहेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ, उनको बताया कि वो क्या समझते हैं या क्या करना चाहते हैं। सो मैं तो इसको इस तनाजुल में देखता हूँ। देखें, इस वक्त आई मीन व्हाट मैटर्स इज व्हाट वी डू, who does it, एक interim setup है, उसमें everyone has to play their role. So you know that is where we stand. Operationally चीज़ों को in the short run भी संभालना है, चाहे वो मार्केट्स की फंक्शनिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्म्स हो, चाहे वो हमारी रेमिटेंसेस को संभालना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स को संभालना हो। ये सारे काम तो करने हैं ना। एफबीआर को टैक्स टू जीडीपी रेशियो ठीक करना है और ये शॉर्ट टर्म में भी ये काम चलते रहने चाहिए ना, ये रुकने नहीं चाहिए। और पाकिस्तान को निहायत ही डॉलर फ्लोज की ज़रूरत है। ये याद रखिए कि तकवीयत डॉलर फ्लोज के अलावा किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती एक्सटर्नल फ्रंट पे। इसको बिल्कुल आई मीन क्लैरिटी रखें। डॉक्टर साहब, वैसे एक सवाल यहाँ पर एक आम आवाम के तहत कह लें, एक आम आवाम होने की हैसियत से जो मेरे ज़हन में एक सवाल आता है वो ये आता है कि जब ये इतनी ख़राबी हम मुल्क में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि एक मुलाकात हुई और उसके बाद जो है वो एक मुस्बत रुझान मार्केट में होता नज़र आता है। तो अगर हम सिविल इदारों की बात करते हैं या हुकूमत की बात करते हैं तो क्या वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है या वहाँ पर जो है नीयत साफ़ नहीं है, क्योंकि हालात जो हैं वो अंदर से ही ख़राब होते हैं और अंदर से ही बेहतर होना शुरू हो जाते हैं?
यार देखें, एक तो ये बात है कि इस वक्त जो स्पेशली चूंकि ज़्यादा आपको जो रुझान किया तब्दीली है वो करेंसी मार्केट में नजर आई है, वहाँ पे एक ओवर एक्सूबरेंसी हो गई थी। हर कोई जो है डॉलर को स्टोर ऑफ वैल्यू समझ के चल रहा था, और इसलिए उसका जो आपको टर्न अराउंड है वो क्वाइट क्विक दिखाई दे रहा था। और बहुत 9,000 अरब रुपया कैश में घूम रहा है, वो सारा प्रॉपर्टी गोल्ड से निकलकर डॉलर में जाना शुरू हुआ और डॉलर एज अ ट्रेडिंग मार्केट बन गई, तो आपको वहाँ तब्दीली दिखाई दी। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे जो अदारे हैं स्टेट एपरेटस के सारे, उनमें कॉम्पिटेंस का जो लेवल है उसको तो एनहांस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर तो कोई एक्सटर्नल कॉम्पिटेंस जो है वो इसको आकर जिसे कहते हैं सप्लीमेंट करना शुरू कर देती है। ये तो बात मैंने हमेशा कही है कि चाहे आपकी एनर्जी सेक्टर हो, चाहे आपकी बजटिंग हो, चाहे आपका टैक्स रिफॉर्म हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट की BOI हो, ये सारे अदारे जो हैं, इन्होंने अगर पिछले 10, 15, 20 साल से देखें तो इनमें हम वो कॉम्पिटेंस नहीं ला सके। डॉक्टर साहब, अभी जो करंट सिचुएशन है, आपको लगता है ये कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है या इन अ लॉन्ग रन इसका एडवांटेज होने वाला है? एक लंबे अरसे बाद हम देखते हैं कि अब जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब जाएगी। देखिए, एक तो यह है कि मईशत कलीदी तौर पे फंडामेंटल रिफॉर्म्स मांग रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एनर्जी सेक्टर बहुत बड़े रिफॉर्म मांग रहा है, पाकिस्तान को ग्रोथ मॉडल नया देना है, FPR के रिफॉर्म्स करने हैं, ये तो है कलीदी रिफॉर्म्स। इन द शॉर्ट रन चीज़ों को संभालने के लिए हमें अपने डॉलर्स की जो इनफ्लो है उसको डेट साइड पे भी बढ़ाना है, IMF वगैरह सबसे पैसे लेने हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस और FDI जिसकी बहुत बात आई थिंक अथॉरिटीज़ जो मिलिट्री की हैं, जनरल आसिम हैं, जो कर रहे हैं कि हम किसी तरह जो इन्वेस्टमेंट पिच करें। मसलन एग्रीकल्चर एक लो हैंगिंग फ्रूट है, मैं ये कभी वर्ड नहीं इस्तेमाल करता, आप यकीन करें, बट इसके लिए मैं ज़रूर कहता हूँ 9 मिलियन हेक्टर्स हैं जो हम दे सकते हैं फार्मिंग के लिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी लो है, क्या करना है? सीड देना है, सीड सही नहीं दे पाते। आपने एग्रीकल्चर की भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को ही हम देख रहे हैं कि इसको सबसे ज़्यादा टैक्स से इस्तिस्ना भी दिया गया है, तो इसको टैक्स करने से फ़ायदा होगा या इस्तिस्ना से जो है फ़ायदा होगा और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी? देखिए, पहले तो इसकी कलीदी तौर पे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हम कई ममालिक से कई चीज़ों में 1/3 पर हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 3 टन पर एकड़ कोई चीज़ बनाए और हम 1-1.5 टन बना रहे हों। और ये भी याद रखिए कि जो हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है ना, वो इसी ज़मीन से वर्ल्ड की जो यील्ड्स हैं वो ले रहा है, तो पर 95% छोटे फार्मर हैं वो नहीं ले पा रहे। दूसरा जो आपने बात किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। 4 अरब रुपए की कलेक्शन है टैक्सेशन पे एग्रीकल्चर की, लगभग का मुल्क अगर पिछले साल 7200 अरब रुपया टैक्स देता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक 22-23% वाला सेक्टर जो है वो हमें सिर्फ 4 अरब दे रहा हो। तो इसमें भी बिल्कुल कलीदी तौर पे काम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजली बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमत ने IMF के एतराज़ के बाद नया प्लान बना लिया है और ये भी फैसला जो है सामने आ रहा है कि रिलीफ के लिए IPPs के 15 अरब से ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या IMF इस प्लान पर आप समझते हैं कि रजामंद हो जाएगा? देखिए, IMF इज़ अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो स्टैगरिंग है वो अलाउ कर देगा, उस स्टैगरिंग की कोई कॉस्ट है, मेरा ख्याल है उस कॉस्ट पे कोई बातचीत चल रही है। सो लेट्स सी कि वो एग्जैक्टली क्या शक्ल IMF की तरफ से हमें आती है कि जी इस तरह कर लें, क्योंकि वो बैठे तो जैसे आपने अब कॉम्पिटेंस की बात की ना, मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का 13-16 का जो पाकिस्तान का ओनली IMF प्रोग्राम है वो उस टीम के साथ एंकर किया है। वहां से 10 PhD आ जाते थे, वो 8 घंटे बैठ के यही काम डेली हर सेक्टर पे करते थे। आप मुझे भी वही टीम देते, मैं IMF से बेहतर निगोशिएट करके आपको दे दूंगा, और हम करते थे ये। और वो हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं ना, हमारी तरह ही काम करते रहे हैं। Exactly. So I think there is somehow sometimes, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव मॉडलिंग कर रहे हैं, वो बहुत मतलब नंबरों से खेल रहे हैं, तो वो चूंकि नंबरों से खेल रहे हैं तो वो कई दफ़ा हमारे नंबर्स जो हैं वो हमारा ही डेटा लेके हमें बता देते हैं कि नहीं ये तो आपने ऐसे किया, ये ऐसे नहीं होगा। बट आई थिंक समथिंग विल बी इन दी ऑफिंग, कुछ कंफर्ट वो दे देगा। IMF भी इज आवर डॉक्टर राइट नाउ, इज आवर बैंकर राइट नाउ। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्क में हर साल अगर हम बात करें 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और बिजली चोरों के लिए अलग फोर्स और अदालतें बनाने का फैसला भी सामने आ रहा है।
आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बिजली चोरों को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? तो देखें, एक तो जो पुरानी बात है उसमें जहाँ 200 तक के यूनिट है ना, मैं उस पर हमेशा मैंने IMF को कायल किया है कि वो हमारे लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं। मैं अब भी समझता हूँ कि उनको 2-3 महीने बिल्स को स्टैगर करना और इस तरह की चीज़ें, ये अब मतलब हमेशा मानते रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि IMF इस पे मान जाएगा। अब मैंने वो फिगर देखा है जो कल अथॉरिटीज़ ने प्रेजेंट किया कि लाइन लॉसेस और जो हमारे नॉन कलेक्शन है उसमें इतना बड़ा 589 का गैप आ रहा है। अब देखिए ना, काम तो आपके करने का है ना, इसमें IMF का तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी ने आके तो बाहर से नहीं करना। आप बिजली चोरी करेंगे, उसका बोझ किसी और पे जाएगा। आप अगर बिल नहीं देंगे, सर यही होता है डॉक्टर साहब, यही होता है एक्चुअली में। नई फोर्स बना देने से आपको लग रहा है कि मामला हल हो जाएंगे, बिजली चोरी रुक जाएगी? तो अगेन देखिए, कुछ चेंजेस होते हैं ऑप्टिक्स के लिए किए जाते हैं ताकि लोगों में एक डरावा भी पैदा हो। पर असल बात जो है ना, इन दी एंड ये है कि आपको फीडर से नीचे उतर के ना वहां तक आना है कि आपका एरिया में मैं ये अगर 20 खा रहे हैं ना और 2 नहीं दे रहे, तो मैं वो आइडेंटिफाई करके डिजिटल मैप पे ये कह सकूं कि ये 2 घर नहीं दे रहे, मैं इनकी बिजली बंद करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक पीयर प्रेशर क्रिएट हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इन दी एंड ऑटोमेशन से हल होगा। और इन दी एंड तो यार मीटरिंग जो है वो ठीक करनी पड़ेगी ना। आप कार्ड डालें, आपका मोबाइल चलता है, नहीं पैसे डालेंगे, कार्ड निकाल लेंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है, एक्चुअली मुझसे काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया, मैं तो जवाब नहीं दे पाया, तो आप एक्सपर्ट हैं, आप शायद ये बात समझा पाएँ कि बिजली के बिल की जो सूरत हाल है, आप भी उससे वाकिफ़ होंगे कि लोगों की जो हालत हुई है, जो बिल जब आए हैं, तो बिजली का बिल जब आप अपने सामने देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी फ़नी नज़र आती हैं, जिसमें इजाफी टैक्स, मज़ीद टैक्स। तो ये क्या चीज़ें हैं सर? ये इस तरह के टैक्सेस, मतलब सेल्स टैक्स और GST टैक्स, ये समझ आता है। ये जो बाकी टैक्सेस हैं, ये कुछ एक आई थिंक एक आधा कोई प्रोविंशियल टैक्स है उसमें। ये आपकी बातें सब दुरुस्त हैं, ये नहीं होने चाहिए, बट चूंकि हम डायरेक्टली जाके टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते तो हम PTV की 35 रुपए की फीस भी उसमें डाल देते हैं। चूंकि हम PTV को कमर्शियल अदारा बना के शायद नहीं चला पाए तो हम उधर से फीस कलेक्ट करते हैं। इसी तरह ये इजाफी टैक्स, फर्दर टैक्स, ये सब चीज़ें तभी ठीक होंगी। और ये चीज़ें तो छोटी हैं, आई थिंक किसी स्टेज पे इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ऐसे ही कई दफ़ा एक सिस्टम में चीज़ें लगती चली जाती हैं। आई थिंक बिजली में अब एक और कलीदी जो रिफॉर्म है वो ये है कि ये जो बिलों का रिफॉर्म है, ये जो टैरिफ का रिफॉर्म है, ये होना चाहिए, सादा सा बिल आना चाहिए। GST तो भी रखना पड़ेगा बिकॉज हमारी डायरेक्ट कलेक्शन बहुत होती नहीं है। बिल्कुल, और डायरेक्ट जो कलेक्शन है टैक्स की वो बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त आपने सुनान को वक्त दिया और बिल्कुल सही निशानदेही की, दुरुस्त निशानदेही की कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं और उसकी जो कलेक्शन है उसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी अगर आपने अपनी जो मुआशी सूरत हाल है उसे बेहतर करना है। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बुहरानी कैफियत से दो चार है और मौशी सरगर्मियां जो हैं सुस्त रवि का शिकार हैं। कई बड़ी इंटरनेशनल कंपनी अपने कारोबार ख़त्म करके छोड़कर वापस जाने पर मजबूर हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर हम आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा खबरों की बात करें तो कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और काज़ाकिस्तान ने स्कॉट एयरलाइन के नाम से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हाल ही में लाहौर से बराह रास्त अलमाती के दरमियान हफ्ते में अगर हम बात करें 2 फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसे दोनों मुल्कों की जानिब से खुश आइंद करार दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें एयरलाइन के आगाज़ से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे और तिजारती ताल्लुकात की अगर बात करें तो उनको मज़ीद फ़रोग़ मिल सकता है। इसके अलावा ज़राअत, तालीम और स्पोर्ट्स और सयाहत, टूरिज़म के शोबों में वसी तर ताउन के मौक़े मौजूद हैं जिससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो स्कॉट एयरलाइंस पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान को किस तरह करीब ला सकती है, फिर पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सयाहत और ज़राअत के शोबों से किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे बड़े ही खुसूसी 3 मेहमान आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। स्कॉट एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिजवान कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्काईवे DMC सेंट्रल एशिया के डेप्यूटी जनरल डायरेक्टर इस्लाम ए मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं और इसके अलावा हेड ऑफ इनकमिंग टूरिज्म मिस रेनाटा हमारे साथ इस वक्त सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हाउ यू डूइंग गाइस? Thank you so much. We're doing absolutely wonderful. How are you? Thank you for being part of सुनो पाकिस्तान। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन अभी स्टार्ट हुआ है, फ्लाइट ऑपरेशंस के बारे में हमारे देखने वालों को भी आगाह कीजिएगा
कितना खुशाइंद है ये दोनों मुल्कों के लिए? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो यहाँ पे आने पे बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान एक्चुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं कल्चर वाइज, हिस्ट्री वाइज, रिलीजियसली ऑल्सो, बिकॉज उनकी 88% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ नो डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया था। तो दिस इज़ टोटली अनएक्सप्लोर्ड एंड अनटैप्ड मार्केट आउट ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही डायनेमिक कंट्री है, वहाँ पे दे हैव ओवर $100 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन अदर कंट्रीज़, और पाकिस्तान से इसका जो वॉल्यूम है बहुत नॉमिनल है। अपार्ट फ्रॉम दैम टूरिज़म के लिए जब आप सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो नज़र आती है वो ट्रैवल टाइम आता है। इससे पहले पाकिस्तान का और कज़ाकिस्तान का आपस में जो एक्सेस था वो 20 to 20 आवर्स की ट्रैवल टाइम पे था। तो हमने जब इसके ऊपर काम किया तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमने सॉर्ट आउट करना था, एड्रेस करना था, और जिसके लिए हमने काम किया है ओवर 1.5 year, so that was to start a direct flight connection. So within 2 hours you would be in another country, which is the most beautiful country in entire Central Asia. All right, Reena, we would like to know that what would you tell our viewers about this flight operation? As I am a tour operator, our company Kastur working since 1991 in Kazakhstan for inbound and outbound calls. And I would like to share some information about my country. Right. It's a very lovely country with different types of climate. We have continental climate, and we have summer, winter, and a very pleasant autumn and spring. Wow. Okay. So you tourists from Pakistan can enjoy 4 seasons in Almaty. They can ski upstairs in the mountains. Nice. Or they can go to the sea. We have a Caspian Sea in the western part of Kazakhstan. So we can provide different type of attractions in Kazakhstan. Also, it's Islamic country. We speak in 3 languages. Native language is Kazakh, which is similar to Turkish language. It's Turk group. Most of the people speak in Russian language due to Soviet Union periods. And young generation, they all speak in English. All right, wonderful. Yes. So, Mr. Islam, I would personally like to know that how are you feeling about Pakistan, and what capacity you can think that both countries can build further, Kazakhstan and Pakistan, when we talk about in terms of tourism? In terms of tourism, I think there's a lot of potential between the two countries, especially with the newly launched flight. Scat Airlines did an amazing job providing this area of transit to get people to start cooperating between the two countries. So the idea is to connect people and to connect people internationally. So we want to connect the people of Kazakhstan and Pakistan, and we see a lot of potential because of the similarities in our culture, also the rich heritages in our culture. I think it's a very interesting place for Kazakh people to visit Pakistan and for Pakistani people to visit Kazakhstan as well. So we look forward to it in the future. All right, great. Okay, Mustafa, you said that our culture is similar. You talked about your heritage. We'd really like to know that. What about food? Because when we travel, if I talk about myself, when I travel, food is one of the main attractions. So would you like to comment about food in Kazakhstan? I would love to comment about food in Kazakhstan. We have fully halal cuisine. Absolutely stunning gastro tours. You can come over and you can taste the rich culture that we have in our Kazakh food. The national dish is called besh parmak, which translates to 5 fingers. The reason it translates to 5 fingers is because you're supposed to eat the food with your hand. With your finger? With your hand, like biryani. Nice, interesting. Yeah. It's a kind of biryani. It's not a kind of biryani. It's a boiled pasta with meat on top. And it depends on the region that you're in, but they put different types of meat. So it can be, the main one is horse meat, of course, and then it goes to regular meat. Some regions they also do fish. जी बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि इस्लाम ये बता रहे हैं कि जी वहाँ पर लाहौर के स्पेसिफिकली जो खाबे हैं उस तरह के खानों की तरह बड़े शानदार खाने वहाँ पर मिलते हैं, और जिस डिश का ये नाम ले रहे हैं वो बता रहे हैं कि हाथ से अगर आप उसको खाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और इसी मुनासिबत से उसे नाम भी दिया गया है कि आप अपने हाथ से खाते हैं अपनी सारी उंगलियाँ उसमें डुबा कर। पास्ता होता है, मीट होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं,
तो हम अक्सर ऐसी जगहों पे अपने प्लान करते हैं ट्रिप्स को, टूरिज्म को, जहाँ पर हमें लगता है कि सारी अट्रैक्शंस हैं। फिर हम अब तालीम के शोबे की भी बात करते हैं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि तालीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? For your kind information, we already have more than 2,000 students studying there in Kazakhstan, mainly into MBBS and the medicine. Now the governments of both countries are collaborating with the on the ministry level, and they're signing MOUs to increase these numbers up to 20,000 people. वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की हैं और WHO से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और इट्स वेरी वेरी चीप कंपेयरिंग टू प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो इसलिए वहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो उनका सेगमेंट है दैट इज़ एजुकेशन। वी हैव ओवर 200 मिलियन पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच वी हैव 60% यूथ, so that would open up many new opportunities for students. So they can pursue their studies in Kazakhstan, and from there onward they can move to another country. All right. रिजवान साहब, एक और सवाल ये भी है सर कि ज़्यादातर यहाँ पर जब बात करते हैं हमारे लोग ट्रैवल करने की या सेटल होने के लिए या कारोबार के लिए, खाने पीने के लिए, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट की तरफ देखते हैं लोग, या हमारे यहाँ पे टर्की है, दुबई है, इस तरह से फेमस डेस्टिनेशंस हैं। तो काज़ाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है, अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं कि वो लोग जो कारोबार में भी दिलचस्पी रखते हैं, उस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि व्हेन वी टॉक अबाउट अब्रॉड तो हमारे ज़हन में पहले इंग्लैंड आता है, फिर उसके बाद यूएसए आता है, फिर कनाडा आता है, फिर दुबई आता है, देन आवर वर्ड इज फिनिश। तो दैट्स रियली अ बिग इशू दैट वी हैव नॉट बीन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड द वे इट शुड बी। तो जो सेंट्रल एशिया है बहुत ही, बिकॉज ये ऑयल और एनर्जी रिच कंट्री है, उसके साथ हमारी ऑलरेडी जो है ट्रेड हो रही है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल हो रही है, बिलो इट्स पोटेंशियल हो रही है। प्रॉब्लम यही है कि हमने उसको प्रॉपर्ली कभी एक्सप्लोर नहीं किया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिली, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लोगों को पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं हुआ। हमने इस इनिशिएटिव्स को जब लिया है तो हमारा सबसे बड़ा जो टास्क है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम पीपल टू पीपल कनेक्शंस को इंक्रीज करें। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो टूरिज्म ही है। तो वी आर प्रमोटिंग पाकिस्तान इन कजाकिस्तान आल्सो, वी आर डूइंग सम मीडिया कोलैबोरेशंस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट योर चैनल आल्सो टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन। Why don't you invite us? We will definitely. Why not? To Kazakhstan? Why don't you invite us, Reena Mustafa? These people are here to invite you. Definitely We would will come. love to conduct our morning show over there. We would love to host you in our country. Oh, that's so kind of you. Actually means a lot. What steps Kazakhstan government is taking to promote tourism between two countries? First of all, thanks to the embassy of Kazakhstan here in Islamabad, they are promoting it, and also there is a Kazakhstan house opened here in Lahore, where tourists from Pakistan can come to get some information about Kazakhstan, about the main cities. Where they can get visa support. They will get information about the visas, about the transportation, about the airline, how they can get to Almaty or to Astana. Reena, I have a question. I want to know that you are originally from Kazakhstan. Yes. Okay. That's a very ever been to interesting Pakistan point, which You I have any forgot. I forgot to mention that in Kazakhstan we have more than 220 nations living all together. Wow. So my native nation is Tatar. So Tatar. my relatives, grandparents, they came from Russia, from China, and they settled in Kazakhstan. And same happening with other nations like Uzbek, Turk, Azerbaijan, Uyghur, many other nations. So we have about 120 nations living all together, very friendly to each other. So Kazakhstan is a safe destination to come because we have so many nations, and And so much diversity, I would say. Yes. You get to experience their cultures Exactly. and the culture, Exactly. languages. And here in Pakistan, we also have
Exactly. Yeah. We have different was- nations living here in Yes. Pakistan as well. Okay, Mustafa, how are you liking it here in Pakistan? I love it here in Pakistan. The food is so great. The people are so Really? hospitable. Everywhere What do you like go. the most here in out of Lahore? Food, yeah. Food is so good. It's What so exactly? Favorite Could dish? you name Any something? favorite dish? I mean, the classic one is chicken biryani. Who doesn't like chicken biryani? Chicken biryani. So do you like it spicy? I do like it spicy. I'm a fan of Spicy. spicy food. Yeah. Rina, you? For me, it was a challenge. Okay. Because in Kazakhstan, we're not eating so much spicy every Yeah. day, but I enjoy it. The food is really nice. So what did you like the most here? Chicken biryani as well. Okay, was it biryani. spicy for you? It was. It was, yes, but I did it. Okay. So, if this is your first time in Pakistan, or you guys have been before here? So, previous to coming to Lahore, I read online that they say that those who have not been to Lahore previously have not been born. So I can say that. जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं. So we were born last Saturday, in fact. So it's our first time. So we're all over there. Here in Pakistan, we also have very famous, tourist spots. Our northern side is fabulous. So have you guys ever been there? Have you seen those areas? Absolutely. We went to Lahore Fort, which was absolutely stunning. The Okay. design and the architecture and the rich culture of your people was just amazing to see. And we went to the mosque, which fits over 100,000 Badshah people. Mosque. Badshah Mosque. Badshah Mosque, yeah. That was an incredible experience and very, very, very nice. तो रिजवान साहब आप लेके जाएं ना मुस्तफ़ा और रीना को, कोई घुमाएं फिराएं और इनको पहाड़ों की सैर करवाएं. खाने जिस तरह से बता रहे हैं अभी तक, अगर भज्जे के पाए नहीं खिलाए और अगर आरिफ चटखारा का वो चिकन तवा पीस नहीं खिलाया तो फिर तो बहुत सारी चीजें रह गई. आपने खाया वैसे? मैंने खाया. I love it. I love it. You know, we visited to a spice bazaar and they were requesting, please put less spicy. And the waiter comes, sir, you're in spice bazaar. How can you do that? Place itself is spice bazaar. Yes. So how did you find people here? People Hospitality and everything. People are amazing. amazing. It's amazing. They treat you like more than a family member. Everyone that you ask for help, they go above and beyond just to help you out in the simplest Yeah, things. that's true. And It's more from Islam because he has taken like 100 cigarettes from different people. So are they good to offer you cigarettes? they are good to offer you cigarettes. Kind Yeah. ये तो रिजवान साहब भाईचारा हमारे यहाँ पे बड़ा मशहूर है सिगरेट के People एतबार are really hospitable. We really enjoy it from the beginning. Just we landed to the airport. We experienced that people are really, really friendly and hospitable. All right, Hospital. great. So did you shop from here, Lena? Did you get few dresses like a Yes, fancy one? yes. I love what you're wearing, This by the costume way. I bought here. Yes, I tried to go for some shopping, but our days were so busy. But Yeah. even in the night, we asked Mr. Rizwan to take us somewhere to take some souvenirs. My husband personally asked me to take some Muslim souvenirs. Okay. So we really, really enjoyed अच्छा it. रिजवान उनके साहब group- एक्सपेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कितना ये एक्सपेंसिव हो Is it सकता है? expensive? हाँ ये टूर It's very nominal. I mean, you could think जो आपके जो डायरेक्ट स्कर्दू की फ्लाइट लेके आप जो नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, it would be slightly more than that. Acha. So it's that's not very that economical. expensive. Yes, it's very Travel to economical. Kazakhstan Yeah. is very Yeah, economical very much then. so. Yes. Okay. तो जी बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ही क्या कहते हैं दिलचस्प खबर भी है वो उन तमाम देखने वालों के लिए कि जो लोग टूरिज्म में जो है वो अपना इंटरेस्ट रखते हैं और जो अपनी डेस्टिनेशंस को प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में और वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ घूमने जाएं तो मेरे ख्याल से काज़ाकिस्तान शुड बी द नेक्स्ट जो है वो आपकी डेस्टिनेशन और वहाँ पर आप जाएं कल्चरल जो डाइवर्सिटी है जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने बड़ी तफसील में बताया है उस डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करें एक्सप्लोर करें और बहुत अच्छी बात अजीम मुझे ये लगी कि सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है. अगर हम पाकिस्तान के कल्चर की बात करें, काज़ाकिस्तान के कल्चर की बात करें, फूड की बात करें, उनके हेरिटेज की बात करें और फिर वो मुस्लिम कंट्री है तो ये बहुत ज़्यादा एक खुशाइंद बात है हम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए कि हम वहाँ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. वो लोग वहाँ से आए तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने बताया भी सही. रीना ने, मुस्तफ़ा ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जब वो यहाँ पर आए तो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको होस्ट किया, हॉस्पिटैलिटी शो की और हमारी कोशिश भी यही है कि हम जो है
टूरिज्म को फरोग दें और इसमें आप लोग अपना इंडिविजुअल, मैं कहूँगी, किरदार भी अदा कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें भी ट्रैवल करना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हमारी, उसमें इतना पोटेंशियल है। मैंने इस बात पे इतना फोकस कर लिया है ना कि हमें भी ट्रैवल करना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए और हम जरूर जाएंगे, जाना चाहिए। भाई बड़ा इकोनॉमिकल सा ट्रिप होगा, जरूर जाएं, अपना ट्रिप प्लान करें। गेस्ट का यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच मुस्तफा, रीना, रिजवान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। एंड हम लोग जाते जाते चाहेंगे कि हम मेहमानों से एक लाइन उर्दू में कहलवाने की कोशिश करें। Could you say something in Urdu? पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे वाह वाह, one more thing, जिन्हें लौर नहीं वेख्या और जम्मिया ही नहीं। No, this one's hard. देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वन बाय वन। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। अरे वाह, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप लोग भी देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। के थोड़े से गाने सुनाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, और अब बात करते हैं चोलिस्तान की, जहां का कल्चर और कदीमी रिवायात इंतहाई मुतासिर कुन हैं, जिन्हें आपको हम बताएं तो यहाँ के मारवाड़ी ख़ानदान ने ज़िंदा रखा हुआ है। और हमने इससे पहले जो एपिसोड है उसमें भी, बल्कि इससे पहले जो 2 एपिसोड हैं उसमें हमने दिखाया था। पहले में हमने दरावड़ किला हमने पहले दिखाया, फिर हमने मारवाड़ी ख़ानदान से मिलवाया और काशा वहाँ पर गई। उनकी हमने, अगर कस्टम की बात करें, कल्चर्स की बात करें, हेरिटेज की बात करें, तो पूरा कॉस्ट्यूम से लेके पूरा अटायर जो था वो काशा का बहुत ही खूबसूरत था। और वहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं उन्होंने वो पहने। फिर वहाँ की हमने मौसीकी भी सुनी, वहाँ पे जो उनका एक लोकल डांस होता है वो भी हमने देखा। बड़ा ही हम तो भाई लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जब हम, मुझे याद पड़ता है जब वो देख रहे थे तो तब आपने बोला था कि अब अगली डेस्टिनेशन जो है वो चोलिस्तान होनी चाहिए। आपको बड़ा ट्रैक किया था चोलिस्तान, बहुत ज्यादा। और मैं फिर वेट कर रही थी कि कब हम ये वाला जो है ना फर्दर पार्ट आपको दिखाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और उकाशा की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि आज वो चोलिस्तान डेजर्ट की हमें सैर करा रही हैं या नहीं। इस वक्त मैं इनके अहाते में मौजूद हूँ। जैसे हमारा टीवी लाउंज होता है या हमारा सहन होता है, तो ये इनका अहाता है जिसमें आप देखें कि एक ओपन किचन है। देखिए ये तवी है जिसके ऊपर ये रोटियां वगैरह पकाते हैं। फिर ये साथ में एक चूल्हा है जिस पे आप दूध गर्म कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, मैं उस वक्त से नोट करी हूँ। इधर लेके आओ कैमरा। ये हैं जी बच्चे और ये है हमारा गांव का कल्चर। मतलब हमारे शहरों में क्या होता है कि हम साथ साथ घरों में रह रहे होते हैं, दीवार सांझी होती है, लेकिन आप यकीन करें खुशी हो गमी हो किसी को कुछ नहीं पता होता मोहल्ले में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमारा गांव होता है ना, इसमें अब इस टाइम ये कोई 5-6 घरों के बच्चे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं है कौन किसका बच्चा है। लेकिन ये सुबह से इधर आए हुए हैं क्योंकि हम लोग इधर आए हुए हैं। फिर आपको मिलवाती हूँ हमारी छम्मो माई से। छम्मो माई होती है जो हमारी घर की मांझी होती है, घर की सरबराह होती है, जिससे डरना होता है सबने, वो चाहे हमारे अब्बा जी हों, वो चाहे हमारे बहन भाई हों या मैं हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी घर की सरबराह और सब्ज़ी बना रही हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ये देखें खुला माहौल है। ये जो ये छिलके होंगे ना, हम तो इसको फेंकते हैं डस्टबिन में, लेकिन यहीं से ये छिलके जाएंगे यहाँ पर जानवरों के पास। बकरियाँ हो गई, गाय होगी, भैंसें हो गई, फिर इन्होंने चूज़े भी रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ। फिर ये आप घर देखें कि ये देखें हम लोग करते हैं ना महंगी पेंट्स करवाते हैं सो कॉल्ड, तो लेकिन ये देखें इन्होंने हाथ से सारा डेकोरेट किया हुआ है। ये चूना शूना करके फिर नीले रंग की स्याही से डिज़ाइनिंग की है। फिर ये हाथ से पोछा फेरा। ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आता है ना, ये हाथ से किया जाता है। वाह, ये है मट्टी के घर जो आपको गर्मियों में ठंडे लगते हैं और सर्दियों में आपको गर्म रखते हैं। अच्छा जी, ये फिर है इनका सहन। और हमारे बच्चे, बल्कि नहीं मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं। कुछ फैमिलीज़ होती है ना जो कहती है हमारे बेबी कोट्स लेना है अपने बच्चे के लिए, बड़े महंगे, तो उसके बगैर तो बच्चा सोता नहीं है। लेकिन ये देखें बच्चे सोते हैं। ये है हमारा नेचुरल बेबी कोट, जिसे हमारी ज़ुबान में जो मैंने सुना है वो चुलुंगी होती है, पता नहीं इनकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा सो रहा है, इसको भी देखते हैं। माशाल्लाह पूरे सुकून से सो रहा है, ये देखिए। और नेचुरल तरीका है वो। हमारे एक होता है रिवायती सर बनाना है कि जी बच्चे का, तो इन्होंने कच्ची ईंट रखी हुई है साइड में, इन्होंने कपड़े वो इकट्ठा करके ये तो उठना जाएगा, ये उठा तो फिर बहुत रोएगा, सो जाओ शाबाश। तो ये जी ये नेचुरल चुलुंगी है इनकी,
जिन्हें हम बेबी कोट कहते हैं। फिर आए जी इधर, ये वो सारे बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आपको नज़र आते रहेंगे। शाम को इनकी माएँ ने यहाँ से मार के लेके जाएंगी और वही माओं का प्यार होता है। ये आप देखें, ये जो मैंने आपको पहले कमरा दिखाया ना, ये तो परमानेंट है, मतलब यहाँ का। लेकिन ये जो है, ये मतलब आई थिंक मौसम के हिसाब से चेंज कर लेते होंगे। इसे मैंने सुना है यहाँ पे खोपा भी कहते हैं, साल भी कहते हैं। मैंने यहाँ से पूछा इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ये खुद भी रहते हैं आई थिंक। और अंदर वो चूल्हा शुल्हा भी मुझे नज़र आ रहा है और काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है। फिर अगर इस तरफ आएँ तो बच्चे आपको नज़र आते ही रहेंगे। ये जी टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, टोकरियाँ होती हैं गाँव के घरों में, लेकिन आप कह रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा टोकरियाँ क्या कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी लालू जी इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे थे ना, वही लालू जी ये टोकरियाँ भी बनाते हैं और ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब यहाँ पर वो फारिग नहीं बैठे हुए, जो उनको आर्ट आता है उसी के थ्रू अपना सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है। व्यूअर्स, ये जो है इसमें हम लोग गंदम होती है या इसमें जैसे अनाज वगैरह हम सेव करते हैं, तो ये मेटल का है तो अनाज सेव रहता है। टोकरियाँ मैं वैसे कोई आपको दिखाती हूँ उठा के, बहुत भारी है। अरे तो अब आपको पता चल गया कि इन टोकरियों को हम अपनी जो मुर्गियाँ हैं, चूज़े हैं, उनको भी ढकने के लिए या उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा सादगी सी नज़र आ रही है हर जगह पे। घड़े देखें, घड़ों में इन्होंने पानी सेव किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सहरा में एक तो वैसे ही पानी नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ के पता चला कि बेचारे इतनी दूर से पैदल वॉक करते हुए पानी लेके आते हैं और सेव करते हैं। फिर यहाँ पे बिजली का इशू है बड़ा। फिर आए आपको आगे लेके चलती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कबूतर भी रखे हुए हैं। दिल लगाने का हर समा मौजूद है यहाँ पर, हर तरीका मौजूद है। कबूतर भी रखे हुए हैं, ठीक है। और कबूतर देखें, इनके अंदर जाने का रास्ता कितना क्यूट है। वाह, मैं इनको खोलूँगी नहीं, अगर उड़ गए ना तो मुझे भरने पड़ने। तो ये मैं कोशिश करती हूँ पकड़ने की। कहते हैं कि अगर आप, वैसे ये तो कबूतर है, मैंने ना एक जगह पढ़ा था कि अगर आप मुर्गी के पीछे भागे ना तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेट लूज़ करने का। लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये जी इनकी वो लकड़ियाँ हैं जिनसे लालू जी ये टोकरियाँ बनाते हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये हमारी भैंसें इन्होंने बांध रखी हैं, जिसका ताज़ा दूध निकालते हैं ये लोग। घर में ताज़ा दूध से चाय बनती है, बच्चों को भी पिलाया जाता है। इस तरफ इन्होंने बकरियां रखी हुई हैं और उस तरफ अगर देखें तो गाय हैं। फिर अगर हम उस तरफ सारे देखें तो आपको छोटे छोटे कमरे, इनकी पार्टीशन, जैसे हमारे पोर्शंस होते हैं ना, इन्होंने भी पोर्शंस बना रखे हैं क्योंकि मुझे पता चला कि इनकी 2 बहुएँ हैं तो उनके हिसाब से पोर्शंस हैं। फिर वो इनका एक खुली छत वाला वॉशरूम है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। लेकिन हाँ, पानी ज़रूर मिलेगा आपको अंदर क्योंकि ये पानी लेके आते हैं। तो व्यूअर्स, ये है इनका सारा लाइफस्टाइल। और अब शाम होती हुई नज़र आ रही है तो ये इनका वो लाइफस्टाइल है जो ये अपना सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई रंग रलियाँ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। सादगी से भरपूर है ये लाइफस्टाइल। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, खुशी तो हुई है मुझे यहाँ के इस पूरे हुलिये में आने की, मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन एक चीज़ का ऑनेस्टली दुख हुआ है कि यार ये भी हमारे भाई हैं, तो अगर हमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं तो इनको क्यों नहीं मिल सकती। और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिसका काम है उसको देखना चाहिए क्योंकि ये इनका बेसिक राइट है। आपकी एजुकेशन हो गई, फिर आपका खाना हो गया, आपका रिस्क हो गया, आपका जो पानी है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं, आपकी सेहत, सब कुछ। तो अगर ये हम देंगे नहीं, लाइक हम कहते हैं ना कि एक सर्विस हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो उसके बदले में हम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ फीड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगी। तो हमें इनसे अच्छा काम लेने के लिए, इनको खुश रखने के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल दिखाने के लिए हमें इस आवाम को खुश करना पड़ेगा। ये एक मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मैं पूरी तरह से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, इन सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 ये लोग हमारे बहन भाई हैं, इनकी जो भी ज़रूरियात हैं उन्हें मलहूज़े खातिर रखा जाए, उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। इनकी एजुकेशन का सिस्टम है, ये बच्चे जो यहाँ पर आपको नज़र आए हैं वो सब हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो सकते हैं अगर हम चाहें। दोपहर से शाम हो चुकी है और चोलिस्तान की आपको लाइफस्टाइल दिखाए मैंने, कैसे ये मारवाड़ी फैमिली यहाँ पर रहती है।
मैं तो दोपहर से बक बक कर रही हूँ और इनके सारे जो मसाइल भी हैं, लेकिन ये साथ में खुश भी हैं, वो भी बता रही हूँ। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये यहाँ पर कैसे रहते हैं। शमा माई बताएं ज़रा, आज खोल दें सारे दिल के राज कैमरे पे। कैसे रहती हैं सारा दिन बच्चों के साथ? बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। बस जड़ी परेशानी है, महंगाई का दौर है, आज आटा दाना महंगा बहुत, बस जो गुजरता है शुक्र है मालिक दा। अल्लाह ताला को मंगते दुआ भैया अल्लाह पाकिस्तान साडा खुश रहे। जो तुसी मेहमान आते हो तो साडा दिल बड़ा भरी जाता है। वो तो मैंने देख लिया व्यूअर्स, आप यकीन करें साडा दिल भरी जाता ये है। भी इन्होंने ऑनेस्टली सिर्फ कैमरे पे आके बोला है। जैसे हम लोग घर में होते हैं ना, सारा दिन काम पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, हम सारा दिन रोना रोते हैं, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, मतलब खुशी का हम नाम, खुशी मिल भी जाए तो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। आप यकीन करें कि ये सारे हालात मैंने आपको दिखाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों में से कोई भी यहाँ पर एक दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने वाला। लेकिन छमो माई और इनकी फैमिली को मैं देख के हैरान हो गई हूँ कि इन्होंने सारा दिन कोई एक उफ का लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, इतने ये खुश हैं यहाँ पर। और लेकिन जो उसूलन बनता है, जो इनके राइट्स बनते हैं ना, वो मिलने चाहिए। जैसे इन्होंने नलके यहाँ पर लगा रखे हैं, लेकिन चूंकि ये रेगिस्तान है तो यहाँ से खारा पानी आता है, कड़वा पानी, कौड़ा पानी, खारा भी नहीं, कड़वा पानी आता है जो कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। फिर यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। अब आपने बच्चे देखे हैं कितने ज्यादा हैं, कोई ना तो बच्चों के लिए तालीम, पानी का तलाव है इतने, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कोई सामने दूर जाना पड़ता है। चले जी अम्मा जी, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे साडा पाकिस्तान में खुश बसदा रहे। हाँ देखें जी, ये होती है मोहब्बत सही अपने वतन से। पाकिस्तान साडा बहुत अच्छा कि हम लोग तो हर दूसरे दिन कहते हैं पाकिस्तान खत्म हो गया है, पाकिस्तान चला गया है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को संभालने वालों कुछ करो, गरीब बंद कोई इमदाद करो। भाई देखो मीह नाल सारे कोठे डिग गए, कोई बेच आवे सतीरा टुटिया पैन गए अंदर, लकड़ा कोई नहीं, सतीर कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, की ऐसे उधर लाइए, कोई साड़ी मदद करो। और ये सिर्फ उन्हीं का फर्ज नहीं है जो हमारे ऊपर बैठे हैं या जो चला रहे हैं पाकिस्तान को, ये आम, ये जो हम लोग हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम एक एक घर को भी सपोर्ट करने का सोच लेना, एक एक फैमिली को भी, तो सारा पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है ना, मिलके इत्तेफाक के साथ। चलो जी, छमो भाई से बात करके बड़ा मजा आया और मुझे नहीं पता चल रहा मैं बातें करते कितनी रोटियां खा गई हूँ और एंड में मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ना कोई हिसाब नहीं, तेरे को रुपया नहीं लेंदी रोटी का। चलो जी, अभी आपको वो सरप्राइज दिखाना है जिसको मैं आपको बार बार इंतजार करवा रही हूँ। जिसका मैं आपको बार बार इंतजार करने का कह रही थी और अब रात भी हो चुकी है, आपसे ऑलमोस्ट इजाजत लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको वो सरप्राइज जरूर दूंगी जिसका मैं आपको बार बार इंतजार करने का कह रही थी। और वो सरप्राइज ये है कि ये लोग अभी, ये तो परफॉर्मेंस आप दिन में भी देख चुके थे, लेकिन ये थोड़ा वार्म अप के लिए है। इस परफॉर्मेंस के बाद आप एक धुआंधार धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग ऐसी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में हमारे टैलेंट कूट कूट के भरा है, अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस देखते हैं। अभी और बहुत कुछ है, देखते रहें देखते रहें। आहा आहा, गिर नहीं रहे, ये कोई गोंद शोंद, कोई एल्फी शेल्फी तो नहीं लगाई हुई। मैं भी ट्राई करूंगी। यही था, ऑनेस्टली मैंने सीखा नहीं है, ये अंदर से आ रहे हैं। ये करके कुछ ऐसे था, आप ही करें, आपका काम है। व्यूअर्स, ये है हमारा खूबसूरत
पाकिस्तान जिसमें किसी चीज की कमी नहीं अल्लाह ने छोड़ी। इसमें आपको दरिया देखने को मिलते हैं, इसमें आपको इसके समंदर देखने को मिलते हैं, खेत खलियान मिलते हैं, तरह तरह के फल सब्जियां, फिर यहाँ के लोग, यहाँ के खूबसूरत बच्चे बूढ़े जवान सब, और फिर ये खूबसूरत रेगिस्तान कि जहाँ पर मैं आई हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि ये रेगिस्तान था। ऐसी मेरी मज़ेदार आज जो लाइफ का दिन है वो गुजरा है। लेकिन आप यकीन करें कि इन लोगों ने जिस तरह से मेरा वेलकम किया है ना, और जिस तरह मेरे एक एक इशारे पर इन्होंने परफॉर्म किया है, द वे शी इज़ अब मुझे नहीं, आई थिंक ही इज़ मेल, और इन्होंने सारा मुझे ना यहाँ की खवातीन वाला वो सारा माहौल बनाया हुआ है, अपना हुलिया किया हुआ है। ऐसे मत देखें क्या स्टाइल से खड़े होकर देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे इतना मज़ा आया, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो बस अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर 2 से 3 एपिसोड्स के बाद मैं आपके पास ऐसा शो जो फुल ऑफ लाइफ होगा, फुल ऑफ लाइफ स्टाइल होगा, फुल ऑफ कल्चर होगा, लाती रहूंगी, क्योंकि मैंने जिम्मा उठा लिया है आपको पाकिस्तान एक नए अंदाज से दिखाने का। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे आपके शहर में या आपके किसी खूबसूरत से इलाके में। थैंक यू सो मच उकाशा गुल, और हम इंतज़ार करेंगे कि आप हमारे शहर में कब जाएंगी, और आप वाकई पाकिस्तान को बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद अंदाज में एक्सप्लोर कर रही हैं। और अगर हम चोलिस्तान डेजर्ट की बात करें तो हमारा तो परसेप्शन यही था कि भाई कोई खलियान होंगे और वो सुनसान सी जगह होगी, और जगह वैसे सुनसान नहीं है, लेकिन जो मारवाड़ी कबीला है ने जो शुगल लगाया हुआ है, और जैसा कि अभी परफॉर्मेंस हमने देखी, धुआंधार ही परफॉर्मेंस थी वाकई। वैसे ही ना, हम लोगों के लिए शुगल है, वो लोग जिस तरह की जिंदगी वहाँ गुजार रहे हैं मुश्किल भी है। एग्जैक्टली बहुत। और फिर उकाशा का एक बड़ा साउंड मैसेज था कि भाई ये भी हमारे बहन भाई हैं, इनके भी हकूक का ख्याल रखना चाहिए, तालीम की बात हो या फिर फैसिलिटीज की बात हो, जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए हुकूमत को। और इसके अलावा छमो माई का जो कैरेक्टर था ना बीच में, बड़ी घर की और एक ऐसी खातून जो सबको डरा के रखती हैं। हिना, आपने बात की कि उकाशा हम इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे शहर में कब आते हैं, तो आप मियाँ वाली की बात कर रही थी। मैं मियाँ वाली की बात करी थी, और मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रही हूँ कि मियाँ वाली कब वैसे जाएंगे। आप थोड़ा बताएं कि लाइक मियाँ वाली में क्या है, कोई मुमासलत है चोलिस्तान के कल्चर की? और हाँ जी है बिल्कुल। और अगर हम मियाँ वाली की बात करें, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें जंगलात दिए हैं और हमें समंदर है, पहाड़ है। मियाँ वाली में ये सारी चीजें आपको पता है, पहाड़ भी हैं, जंगल भी है मियाँ वाली में, एक डेजर्ट भी है, दरिया भी हैं, सो वी हैव एवरीथिंग। मियाँ वाली में सब कुछ है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत खूबसूरती है, बहुत हॉस्पिटलिटी है। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम कोई मियाँ वाली से भी एपिसोड लेकर आए। लेकिन चोलिस्तान की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? मुझे उनका कल्चर बहुत अच्छा लगा, मुझे उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ पे जो बाबा जी की हमने परफॉर्मेंस देखी थी, वो टोकरियां बनाते हैं लकड़ी की। बिल्कुल। और मैंने उकाशा की परफॉर्मेंस आपने देखी? मैं तो कह रही हूँ आप ट्राई करना चाहेंगी ये वो थालियों वाला जो था ना, यूं वाला, वो यूं करके मैं स्टेप में और अजीम हंस रहे थे ब्रेक में कि वो जो थाली उठा के उकाशा ने कुछ यूं किया था। आज मैंने कहा मैं घर में जाके प्लेटों से ये ट्राई करूंगी कि ये किस तरह है। मतलब बहुत हमारी एंकर जो है, जाहिर बात है आउटडोर। वैसे कितनी दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे इलाका तब्दील होता जाता है, वहाँ की जो रिवायात हैं, वहाँ के जो कस्टम्स हैं, वैल्यूज हैं, और खुशी मनाने का अंदाज भी जो है वो बदलता जाता है। धुआंधार परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? जो मुंह से धुएं निकाल दिए, मुंह से आग निकाल दी। अभी तो वो काशा को भी कह रहे थे कि आप भी निकालें, तो आई थिंक शी वाज समझदार इनफ टू रिफ्यूज कि मैं ये चीज ट्राई नहीं की। ये अच्छी बात है। ये लेकिन उकाशा की भी अगर हम बात करें, भाई मल्टी टैलेंटेड हमारी एंकर हैं माशाल्लाह से, हम देखते रहते हैं कॉमेडी के प्रोग्राम। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि पूरी बाजू पे चूड़ियां पे इस कल्चर में जो खवातीन है वो इस तरह पहनती है, ये मारवाड़ी टिकी कैसे रहती है अंदर? वो एक गैप मैं बताती हूँ उसका। अब ये वाली चूड़ियां जो है, इसमें साइज डिफरेंट होता है, ये वाला साइज डिफरेंट होता है, और वो इतनी ज्यादा चूड़ियां होती हैं कि वो ऊपर से जब नीचे आती हैं, क्योंकि पूरा बाजू भरा होता है, तो वो रुक जाती हैं। अगर वो कम चूड़ियां हो तो फिर वो नीचे एक दूसरे से टकराएं, लेकिन वो ऊपर भी पूरा ये वाला गैप फिल किया होता है, और ये पूरा बाजू भी भरा हुआ होता है। और कल्चर की अगर हम बात करें, बहुत रिच खूबसूरत कल्चर है हमारा पाकिस्तान जो है। अगर हम बात करें तो इसमें बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत कल्चर, घूमने फिरने की जगहों की भी कमी नहीं है जी, खूबसूरत जगह हमें भी जाना चाहिए घूमने ब्रेक के लिए। हमें ब्रेक पे जाना चाहिए। हम घूम के आते हैं थोड़ा स्टूडियो से बाहर, आप लोग भी जरा घूम फिर के आए, किचन से चाय लेकर आए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो आज मुल्क भर में यौम फ़िज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शाहीनों का दिन है आज। शाहीनों ने 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया और 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने पठानकोट, आदमपुर और हलपाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला किया और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए। 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को गिराकर MM आलम ने मुल्क की दिफा में जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। तो आज हम पाक फ़िज़ाइया के हवाले से दिन बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने हमारे जो बरी अफवाज के जवान थे, जो शोहदा और जो गाजी थे, इन्हें उनको ट्रिब्यूट दिया। आज का दिन जो है बिल्कुल। और अगर हम 7 सितंबर की बात करें तो इस दिन की मुनासबत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार रिटायर्ड राजा मोहम्मद आसिफ मखमूर साहब। अदब लगाव है, उर्दू और पंजाबी शायरी करते हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं, बहुत सारे तराने भी लिख चुके हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। आज के दिन की मुनासबत से आप हमें क्या सुनाएंगे? वालेकुम सलाम। एक तो बहुत शुक्रिया सुनो टीवी का, जिनने मुझे इस प्रोग्राम के लिए जिनने मेरा इंतखाब किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपना तारफ़ करवाना चाहूँगा और उसके हवाले से उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो मैंने अपनी आर्मी के लिए और अपने वतन अज़ीज़ के लिए जो मैंने नज़में लिखी हैं वो मैं आपको सुनाऊँ। ज़रूर। तो जी, सबसे पहले तो जो मेरा तारफ़ है पंजाबी में है, मैं क्योंकि मैं पंजाबी भी लिखता हूँ और मैं उर्दू भी लिखता हूँ। तो पंजाबी में मेरा तारफ़ इस तरह है कि जेड़ी सजी बज़म नाल सजना, इस बज़म बिच अदना मकाम रखना, वाह, करना आकड़ो शान वड्यार नहीं आ, मैं ते हालत फ़कीरी आम रखना। क्या बात। ना कोई शौक आस उम्मीद मेरी, मैं ते इजरदा पीती जाम रखना। वाह वाह वाह। लिखा शेरां बिच तखल्लस मखमूर अपना, बिच ज़माने दे आसफ नाम रखना। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इंजीनियरिंग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फ़ौज से आप रिटायर्ड हैं। यस। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अदब से आपको लगाव कैसे हुआ? मैं एक शेर, यानी एक और शेर है जो इससे रिलेटेड है। मैं कहाँ से हूँ? मैं कश्मीर से हूँ बेसिकली। जी, सारे कहंदे ने लोफर लफंगा मैनू, मैं ते सोच के गाम ते गाम रखना, विच डोबे दे है कारोबार साडा, जिथे शोहरत मैं थोड़ी जी आम रखना। वाह 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 वाह। ज़िला बिंबर बरनाला तहसील मेरी, क्योंकि दुनिया ये फ़ानी है, सब ने जाना है। बेशक। ज़िला बिंबर बरनाला तहसील मेरी, जिथे अजकल आरजी कयाम रखना, पोस्ट ऑफिस बरनाला मखमूर मेरा, दूर थोड़े जे टांगरी मुकाम रखना। वाह 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 वाह, क्या बात है। सूबेदार साहब, अपनी शायरी में जो अपना पता भी समझाया है और जो बड़ा ज़बरदस्त आपने लिख दिया है अपने इलाके का भी, क्या बात है। यस। तो ये अदब से लगाव किस तरह से पैदा हुआ? आप फौज से रिटायर्ड हैं और ये अदब एक बिल्कुल दो, मैं कहती हूँ मुख्तलिफ चीजें हैं। तो किस तरह से ये दिलचस्पी पैदा हुई? यस, ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसात इंसान की ज़िंदगी में बर्पा हो जाते हैं और इंसान फिर वो कुछ बयान नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ों में वो बयान कर लेता है, लिख लेता है और वो दूसरों तक वो अपनी जो आवाज़ है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, बता सकता है जो अपने दिल के जज्बात हैं। वो एक शायरी एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे वो सारे ना अपने जज्बात की जो शायरी है वो अक्कासी करते हैं और अपने जज्बात को वो यस। और सूबेदार साहब, आज हम जंगे सितंबर का जिक्र कर रहे हैं, अपने शहीदों और अपने गाजियों को याद कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो तारीख़ में फ़िज़ाइया की जो कामयाबी है, पाक फ़ौज जो है उसकी, हमारी जो पाक फ़िज़ाइया है उनकी कामयाबियों से मंसूब है। तो आज कुछ सुनाए हमें जज्बे से भरपूर कोई अपनी नज़म। सर, मैं आपको सिर्फ एक बात करके मैं आपको एक मुख्तसर महफ़िल में नज़में आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे जज्बात हैं, मैं जब आर्मी में गया तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का ना रुतबा दे। मेरी दुआओं में भी ये शहादत मैं अल्लाह पाक से मांगता था, लेकिन अल्लाह पाक ने वो मेरी दुआ कबूल नहीं की। मैं भी
दूसरा सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है। बिल्कुल। और मैं आपको सच बात बताऊं कि जो मेरे दिल के जज्बात हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेरे पास मेरा एक अपना पर्सनल घर है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये मेरा घर जो है, ये भी अगर मुल्क पाकिस्तान की नज़र हो जाए, ये उसके काम आ जाए, तो मेरा ये सौदा घाटे का नहीं है। मैं अपने घर को उस पर कुर्बान कर सकता हूं। बहुत खूबसूरत बात की आपने, और यही जज्बा अगर हम सब में पैदा हो जाए तो फिर पाकिस्तान में मुझे लगता है कि। सूबेदार साहब प्लीज अपनी कोई गजल सुनाएं सर, हम तो सुनना चाह रहे हैं कि आप, क्योंकि खुद आपका ताल्लुक पाक फौज से है, तो आपके जो अंदर से आवाज निकलेगी, जो आपके जज्बात हैं, बिल्कुल वो हम सुनना चाहते हैं। जी जज़ाकल्लाह। मैं जब ये अभिनंदन का वाक़या हुआ था लास्ट टाइम, अभिनंदन को हमने कैदी किया था, तो मैंने उस पे ना, वैसे तो बहुत सारी नज़में हैं, वो मैं एक मुल्क के वाले से है, मुझे इश्क है, मुझे प्यार है, वतन के वाले से है, जिसमें ज़रबे अज़ब और साना ग्यारी का जिक्र है। और ये दूसरी जो मेरी नज़म है, ये पाक फ़ौज है। और जब ये पाक फ़ौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था और इंडियन जो जहाज़ था उसको क्रैश कर दिया था, और अभिनंदन को हमने कैदी बना दिया था, तो मैंने उस मौके पे मैंने अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इज़हार किया था। वो मैं कुछ इस तरह से है। मेरी इस नज़म का इन्वान है पाक फौज। पाक फौज, ठीक है। पाक फौज, ठीक है। पाक फौज, करिश्मा ये कैसा दिखाया तूने, दुश्मन के त्यारों को हवा में अड़ाया तूने, सकता तारी हो जाता है तेरा नाम सुनकर, वाह। पकड़कर अभिनंदन को दुनिया आलम में लोहा मनवाया तूने, वाह वाह। करा करम भी है तेरे अजूबू में से, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया तूने, यहां फरंगी भी निकला नाकाम होकर, वहां अमन को मुमकिन बनाया तूने। क्या बात हुई। जो पहचान है वतन की दुनिया में अमन की, वो सबज हिलाली परचम लहराया तूने, वाह वाह। कोना कोना जख्मी था मेरी पाक सर जमीन का, नाम दुश्मन का धरती से मिटाया तूने। क्या बात है। कारगिल से लेकर ज़रबे अज़ब तक अपनी दाग को दुश्मन पे बिठाया तूने, कामयाबियां मुकद्दर बन गई मखमूर तब, कामयाबियां मुकद्दर बन गई मखमूर तब, नारा अल्लाहु अकबर का जब भी लगाया तूने। वाह वाह वाह। क्या बात है जी सूबेदार साहब, सही जज्बात की अक्कासी किया आपने, और यही जज्बा है हमारे जवानों में भी, पाक फौज के भी, और इस मुल्क के भी जो नौजवान हैं उनमें भी यही जज्बा जो है वो इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो न्यूज़ को वक्त दिया, और आप जो है वो यकीनन जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं उनके जज्बात की अक्कासी करती है। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे ही ना ब्रेक। बिल्कुल जी, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसा रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। आज हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स का इख्तितामी रोज़ है, और इस उर्स में मुल्क भर से लोगों की कसीर तादाद शिरकत कर रही है। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए 155 जो है वो सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि 3000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। खुसूसी दुआ आज रात होगी जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन शिरकत करेंगे, और वैसे ये तकरीबात जब जारी रहती हैं तो ख़ासा रश दिखने में आता है, और ज़ायरीन जो है मुल्क के तूल अर्ज़ से यहाँ पर अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए आते हैं। तो आज इसी मुनासिबत से हमारे साथ नात खान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद नवीद अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बेहतरीन। नवीद अकरम साहब, दाता गंज बख्श जो है उनके उसकी तकरीबात भी जारी हैं, तो आप भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, इसी मुनासिबत से कोई
कलाम सुनाए सर आज। इंशाल्लाह आपने ऐसा शेर पढ़ा कि मैं सोच रहा हूँ उसी से ही शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। गंज बख्शे फैज़ आलम गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। बहरे गम में होती है ज़ेरो ज़बर मेरी कश्ती। बहरे गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी। लो खबर बहरे मुहम्मद लो खबर बहरे मुहम्मद मुस्तफ़ा या गंज बख्श नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मेहरबान होकर हमारी मुश्किलें आसान करो। मेहरबान होकर हमारी मुश्किलें आसान करो। सदक़ाए हज़रत अली सदक़ाए हज़रत अली उल मुर्तज़ा या गंज बख्श नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हो रकम किसे तुम्हारा मर्तबा या गंज बख्श। हो रकम किसे तुम्हारा मर्तबा या गंज बख्श। हैं सना ख़ां आपके हैं सना ख़ां आपके शाहो गदाया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवीद अकरम साहब बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया। वैसे आप बिजनेसमैन हैं। हाँ जी और नात का आपको शौक है। नात का शौक है। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस की अगर बात करें बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। फिर नात खानी की तरफ किस तरह से आए? ये शौक समझ लें कि बचपन में था, लेकिन पहचानते पहचानते और इस तक आते आते टाइम लग गया। अच्छा। बचपन में मैं नात ख़्वानी करता था जी, लेकिन वो मस्जिद में जाके पढ़ना जुम्मे के टाइम पे, और उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में आए तो सिंगिंग में चले गए। वो एक, लेकिन सिंगिंग में जाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने वहाँ जाके सीखा इसको प्रॉपर, क्लासिकल सारा सीखा। सीखने के बाद फिर पता नहीं कैसे होना था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि वो एक दिल में आया कि नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है, सिंगिंग नहीं करनी, मुझे नात ख़्वानी करनी चाहिए। तो फिर वो वापस फिर इसी तरफ। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी दोबारा सिंगिंग की तरफ नहीं देखा। ऑफर्स बहुत हुई, बहुत कुछ किया। जब सिंगिंग की थी तब भी टॉप 10 में जाके छोड़ा था मैंने। क्या बात। अच्छा। अभी सिर्फ आप नात ख़्वानी करते हैं? सिर्फ नात ख़्वानी। और ये कैसे चल रहे हैं आपका कारोबार और नात ख़्वानी, पैरेलल दोनों फील्ड्स
ठीक चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चलता है। कारोबार बेसिकली मेरे वालिद साहब ने किया था और उसको वो इस्टेब्लिश भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आने से और इस्टेब्लिश भी हुआ, क्योंकि वो 1 और 1 11 हो जाते हैं ना। हाँ जी। तो टीम वर्क हो गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो भी चल रहा है। और नात ख्वानी, क्योंकि जब आपका पैशन हो ना कोई चीज़, उसमें फिर आप कोई ना कोई टाइम निकाल लेते हैं। तो कभी कभी ड्राइविंग करते हुए आते जाते जो है वो रियाजत भी हो जाती है। रियाजत हो जाती है। नवीद साहब, हम चाहते हैं कि आप एक और कलाम सुनाएं सर। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, जलवों की छमाछम है दाता तेरी नगरी में, जलवों की छमाछम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है। और हर दुख का मदावा है, इस शहर में आ जाना, हर दुख का मदावा है, इस शहर में आ जाना, हर जख्म का मरहम है दाता तेरी नगरी में, हर जख्म का मरहम है। और होता है यहाँ आकर सर ऊंचा गरीबों का, होता है यहाँ आकर सर ऊंचा गरीबों का, और शाहों का सरखम है दाता तेरी नगरी में, और शाहों का सर हम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है। और इस शहर में जो आए, इस शहर का हो जाए, इस शहर में जो आए, इस शहर का हो जाए, कि वो प्यार का मौसम है दाता तेरी नगरी में, एक नूर का आलम है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।